नमस्कार। आप सब जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है। 8वीं लोकसभा के लिए इसका चुनाव हुआ था और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ये बात आप सब जानते हैं, लेकिन हम चर्चा करेंगे उस बात की जिसकी शुरुआत होती है 1989 में और जो 2014 तक चलती रहती है, यानी कि गठबंधन की सरकारें, कोalition गवर्नमेंट, जहां पर एक दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता था क्योंकि किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं हुआ करता था। वैसी सिचुएशन एक बार फिर से बन गई है। वही दौर एक बार ऐसा लगता है कि लौट आया है। क्या वो उनसे डिफरेंट रहेगा, नहीं रहेगा, ये सब वक्त बताएगा। लेकिन हम बात करेंगे जब कोalition की गवर्नमेंट बनती है, वहाँ पर जो अलायंस होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी डिमांड रख लेते हैं। एक तरीके से कहें तो ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, अपने जो अधिकार है उससे अधिक जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जैसे टीडीपी ने अब डिमांड रख दी है कि लोकसभा का स्पीकर का पद उन्हें चाहिए। मिलेगा नहीं मिलेगा हम इस बात को नहीं जानते, लेकिन टीडीपी को पहले भी 1999 में जब वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तब भी उन्होंने अपने जो एमपी था उसको लोकसभा स्पीकर बनाया था, जीएमसी बालियोगी जिनका नाम था। तो लोकसभा स्पीकर का पद इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों आखिर टीडीपी उसे लेना चाहती है? यहाँ तक कि जेडीयू का भी मन है कि उसे मिल जाए। वहीं पर हम देखें तो आदित्य ठाकरे का भी कहना है, उसने आज सलाह दी है कि आप चाहें तो लोकसभा स्पीकर का पद जरूर लें, नहीं तो अगर आपकी पार्टी में स्प्लिट होगा, आपके साथ कोई धोखा होता है तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। तो देखिए, लोकसभा स्पीकर की जो पद है उसके आयाम कहाँ तक पहुँच रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे देखें तो लोकसभा स्पीकर का पद एक बहुत तगड़ा पद है। 6ठे नंबर पे वो आता है, चीफ जस्टिस के साथ उसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट है, यानी कि उसको 6ठे नंबर पे भारत में पूछा जाएगा। उसके अलावा उसके पास जो पार्लियामेंट है उसमें बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, मनी बिल को लेकर है, रूल ऑफ प्रोसीजर के ऊपर है, बिजनेस प्रोसीडिंग कैसी चलेंगी उसके ऊपर है, अंदर की गई कार्रवाई उसकी जो भी होगी, जो भी एक्शन लिया जाएगा वो फाइनल होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कह सकता। तो बहुत पावरफुल है। लेकिन पॉलिटिकल एंगल के कारण लोकसभा के स्पीकर की जो पद की डिमांड है वो की जा रही है। उन्हीं सारे मुद्दों को हम समझेंगे। तो अगर हम देखें तो लोकसभा स्पीकर को जो पद है वो आर्टिकल 93 है, उसमें दिया गया है कि लोकसभा स्पीकर भी होना चाहिए और एक डिप्टी स्पीकर भी होना चाहिए। तो लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो चुनाव है, जैसे ही लोकसभा का गठन हो जल्दी से जल्दी करा लिया जाना चाहिए। हो सके तो पहली सीटिंग में करा लिया जाए, ऐसा कहा गया है। 10वीं लोकसभा तक ये चलता रहा कि जो रूलिंग पार्टी होती थी उसी का स्पीकर होता था, उसी का डिप्टी स्पीकर होता था, यानी कि नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी। उसके बाद एक कन्वेंशन शुरू हुई, गठबंधन की राजनीति थी, दौर ऐसा चल रहा था, सरकारें गिर रही थी, बदल रही थी, हर एक साल में इलेक्शन हो रहा था। तो ऐसा कन्वेंशन बनाएगी कि ऐसा करेंगे कि जो रूलिंग गवर्नमेंट होगी उसका स्पीकर बना देंगे और दूसरी ऑपोजिशन पार्टी होगी उसमें से किसी को एक डिप्टी स्पीकर बना देंगे। ये कन्वेंशन चलती रही 16वीं लोकसभा तक, यानी कि 2014 में जब इलेक्शन हुए वहाँ तक चलती रही। लेकिन 2019 में जाकर इस प्रथा को तोड़ दिया गया, यहाँ तक कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव ही नहीं हुआ, जो कि एक तरीके से एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा समय सुमा, जल्दी से जल्दी लिखा है तो नहीं कराया गया। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव ही नहीं हुआ, कांग्रेस कहना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट थी कि ऐसा हुआ। वहीं पर अगर हम देखें तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा बहुत सारे एमपीज़ को सस्पेंड भी किया गया, उसका एक पॉलिटिकल एंगल भी निकाला गया कि भाई एक रूलिंग पार्टी की तरफ से तब ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर लोकसभा स्पीकर के पद की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो रूलिंग पार्टी का उसकी तरफ से जा सकता है, होना उसको चाहिए बिना किसी पार्टी का, लेकिन ऐसा हमेशा हो नहीं पाता। वैसे एग्जाम्पलों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीएमसी बालियोगी का केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उस समय थोड़ी नैतिकता ज़्यादा थी, अगर कहें तो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी 1999 में, वो एक वोट से हार जाती है। 269 उनको यस में पड़ते हैं और 270 उनको अगेंस्ट पड़ते हैं, एक वोट से वो हार जाते हैं। लेकिन जब वो हारते हैं तो उसमें बहुत सारा खेल था 3 लोगों का, खास करके एक मायावती का रोल था, जिसने एक दिन पहले कहा था कि हम आपको समर्थन दे रहे हैं, उस दिन सुबह उन्होंने कह दिया समर्थन नहीं देंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा जिस व्यक्ति का रोल था वो 2 व्यक्ति थे। एक तो सैफुद्दीन सोज थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, जिन्होंने एनडीए के अलाई होने के बावजूद, विप जारी होने के बावजूद सैफुद्दीन सोज ने कहा कि मैं इस सरकार को समर्थन नहीं दूंगा। उनको बाद से पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन उनसे भी इंटरेस्टिंग केस है कांग्रेस के गिरधर कमांग का। गिरधर कमांग लोकसभा के मेंबर थे, लेकिन उनको उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर भी बना दिया गया। चीफ मिनिस्टर बनने के 2 महीने हो गए थे, उन्होंने यहाँ पर इस्तीफा नहीं दिया था।
और जिस दिन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग हो रही थी, जनाब उस दिन चले आए, कहते मैं तो वोट दूंगा। अब जीएमसी बालयोगी थे, उस समय थोड़ी नैतिकता भारी थी, उन्होंने उनको अलाउड कर दिया और अलाउड करते ही उन्होंने अगेंस्ट वोट दे दिया और वही एक वोट था जो 270 तक ले गया, नहीं तो 269 रहता। 269 रहता तो टाई हो जाता, और टाई हो जाता तब बारी आती जीएमसी बालयोगी की, जिनको कि कास्टिंग वोट देना था। लोकसभा स्पीकर कास्टिंग वोट दे सकता है जब वहाँ पर किसी भी फैसले पर दो तरफ से वोटिंग हो और बराबरी हो जाए, वहाँ पर लोकसभा स्पीकर का दिया गया जो वोट होगा वो फाइनल होगा। तो गिरधर कमान की वजह से जीएमसी बालयोगी ही वोट नहीं दे पाए, क्योंकि टाई नहीं हुआ, टाई होता तो वो देते। तो लोकसभा स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट है कई सारे मामलों में। एक मामला हमने देखा कि जहाँ पर कास्टिंग वोट होगी वहाँ पर इंपॉर्टेंस है। दूसरा एंगल देखें, कई बार ऐसे लोकसभा स्पीकर भी हुए हैं जिन्होंने पार्टी के खिलाफ भी गए हैं। जब मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी 2008 में, यूएस के साथ न्यूक्लियर डील की जाती है, वहाँ पर लेफ्ट पार्टी के सहयोग से वो सरकार बनी हुई थी। लेफ्ट पार्टी हमेशा से कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की लड़ाई रही है। उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म के साथ आप जा रहे हैं, हम इस सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। हिस्टोरिक तौर पर अगर देखा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी की वो उनके इतिहास की सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद से पार्टी का डिक्लाइन हो गया, वो उनका एक पीक आया था, लेकिन उनकी एक सोच ने उस चीज़ को ख़राब कर दिया। उस मुद्दे को हम कभी और देखेंगे। तो लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आपके खिलाफ रहेंगे। उन्होंने वोट व्हिप जारी किया कि सभी मेंबर अब इस सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन तब के जो स्पीकर थे सोमनाथ चटर्जी, वो CPIM से थे। उन्होंने CPIM की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटिश प्रेसिडेंट जो है, ब्रिटेन में क्या होता है कि जब भी किसी पार्टी के व्यक्ति को लोकसभा स्पीकर बनाया जाता है तो वो अपनी पार्टी से रिज़ाइन कर देता है, ताकि मैं उस पद की गरिमा को बनाए रख सकूं। मैं एक ऐसा फैसला ना करूं कि जो किसी भी दल के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, ऐसा ना लगे। सोमनाथ चटर्जी ने बात नहीं मानी, इनको पार्टी से निकाल दिया गया। अंतिम समय तक ये स्पीकर बने रहे, लेकिन ये पार्टी के नहीं थे। तो एक दूसरा एग्जाम्पल था कि क्या रोल रहता है स्पीकर का। एक जगह पर वो कास्टिंग वोट देकर सरकार को बचा सकता है, किसी डेडलॉक को सॉल्व कर सकता है। दूसरी जगह पर वो नॉन पार्टीसन रहता है, उसकी भी एक वैल्यू है। लेकिन वो दौर भी निकल गया। अब जो दौर चल रहा है, उस दौर के कारण ये सारी डिमांड हो रही है लोकसभा स्पीकर की। अब एकदम से नया दौर शुरू हो गया है जहाँ पर लोकसभा स्पीकर का रोल बहुत बढ़ गया है, खास करके डिफेक्शन वाले मामले में। उस लॉ को भी हम देखेंगे जो एंटी डिफेक्शन लॉ है। लेकिन एक छोटा सा केस देखें जो अभी 2 साल पहले हुआ महाराष्ट्र में, जहाँ पर गवर्नर ने पहले एकनाथ शिंदे को बुला लिया, उनको कह दिया कि आप आगे सरकार बना लो। वहाँ पर लोकसभा जो उनका स्पीकर था असेंबली का, उसने विप नहीं मानी जो कि उद्धव ठाकरे ने दी थी। उनका कहना था कि आपकी विप जायज़ नहीं है, विप का आदमी बदल गया है। और आखिर में उसने एकनाथ शिंदे के गुट को, ओरिजिनल जो पार्टी थी वो मान लिया और कह दिया कि आपकी पार्टी अब दूसरी रहेगी। कहने का मतलब कि लोकसभा स्पीकर के पास ये पद है। इसी बात को आदित्य ठाकरे ने कहा है कि आप समझ जाएं, इनके साथ जा रहे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, लोकसभा स्पीकर के पद को ना छोड़ना। लेकिन क्या इंपॉर्टेंस है एंटी डिफेक्शन लॉ की? लोकसभा की जो स्पीकर है उसके पास क्या पावर है, या असेंबली का स्पीकर है उसके पास क्या पावर है, उस मामले को समझेंगे इस मामले के संदर्भ में। तो 1985 में ये एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया। ये इसलिए बनाया गया कि एक ऐसा दौर आ गया था कि नेता जो मन करता था वो करते थे। आया राम गया राम वाली एक फ़िलॉसफी थी कि इधर आए फिर उधर गए। तो कोई भी किधर भी चले जाता था और काम ख़राब करता रहता था रोज़। कोई किधर पैसे लेके चला गया, कुछ कर दिया। इसलिए 1985 में जब राजीव गांधी गवर्नमेंट थी उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया। उसमें बहुत सारे प्रोविज़न है, लेकिन हम जो एक प्रोविज़न देखेंगे उसमें ये है कि अगर किसी पार्टी को जो चीफ है, चीफ विप है, विप का मतलब कि अगर वो कह रहा है कि आपको आज यही काम करना है तो आपको वो काम करना पड़ेगा। अगर उसके खिलाफ जाके आपका मेंबर वोट देता है या कोई और सी बात कहता है तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। तब तक अगर 15 दिन के अंदर उनकी पार्टी ये ना कह दे कि चलो हमने इसको माफ़ कर दिया या हम मानते हैं कि ये ठीक था, तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। उसको करेगा कौन? स्पीकर करेगा। कब करेगा ये निश्चित नहीं है, ठीक है। तो एक ये कंडीशन है डिसक्वालीफाई होने की। ना होने की भी है कि अगर वो मर्जर हो जाता है 2/3 के साथ, 2/3 पार्टी चले जाती है, तो उसको मान लिया जाएगा कि भाई यहाँ पर स्प्लिट नहीं हुआ है, क्योंकि अब स्प्लिट को नहीं माना जाता। स्प्लिट पहले क्या था, 1/3 आदमी भी चले गए तो उसे मान लिया गया कि ठीक है कोई बात नहीं, नई पार्टी बन गई, कुछ नहीं हुआ, उसे हटा दिया गया। अब 2/3 अगर मेंबर जाएंगे
तो ही माना जाएगा कि वो स्प्लिट नहीं है, वो मर्जर है। और मर्जर के दौरान ना तो ये वाले जो मेंबर हैं ये डिस्क्वालीफाई होंगे, ना जो बचे हुए मेंबर हैं वो डिस्क्वालीफाई होंगे, मतलब कि सभी लोग रह जाएंगे अपनी अपनी जगह पे। लेकिन दूर अगर रूल 6 को देखें हम, रूल 6 जो है वो स्पीकर और चेयरमैन जो कि राज्यसभा के होते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनको जो पावर देता है कि उस क्वालिफिकेशन के बारे में, डिसक्वालिफिकेशन के बारे में जो भी वो फैसला लेंगे वो फाइनल होगा। इवन कैन नॉट बी क्वेश्चन इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये फैसला बना, देखिए स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू है ही नहीं, डिसीजन मेड बाय स्पीकर, उसके पास कोई भी जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हो तो होलोहन केस में उनका ऐसा नहीं है, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और वो रहेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि जो स्पीकर का मोटिव है उसको हम देखेंगे किस तरीके से उसने फैसला लिया। लेकिन उससे बात नहीं बनती, सुप्रीम कोर्ट की पावर बहुत लिमिटेड है। अगर स्प्लिट होती है तो उसमें जो स्पीकर है उसके पास अनलिमिटेड पावर है, वो डिस्क्वालीफाई करे कि ना करे, कब करेगा, कब तक फैसला लेगा, ना करे, कुछ भी हो। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 3 महीने तक करो, लेकिन नहीं मानते। अब आप कहेंगे हम ये सारी बात क्यों कर रहे हैं? हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टीडीपी इसलिए मांग रहा है, जेडीयू इसलिए कह रहा है, आदित्य ठाकरे इसलिए बोल रहा है कि भाई इनको स्पीकर ले लो अपना, क्योंकि अगर आपका कल मन बदल गया, आपने कल कह दिया कि हम तो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, या आपने कोई विप जारी की और किसी ने पैसे ले लिए और दूसरी तरफ चला गया, तो अगर आपका स्पीकर होगा तो वो टाइम ले लेगा, तो जो आपकी पार्टी है वो बची रहेगी, नहीं तो जो आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो उसी दिन डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे और आप मुँह देखते रह जाएंगे, क्योंकि पावर अनलिमिटेड है जो एंटी डिफेक्शन लॉ में। और बाकी बहुत सारे कारण हैं। ऑपोजिशन ने पिछले जो टर्म था उसमें देखा है किस तरीके से बार बार एमपी को सस्पेंड किया जा रहा था, कई बार ऑपोजिशन की बात नहीं सुनी गई, बहुत से ऐसे इंसिडेंट थे। कई बार ऑपोजिशन चाहता था कि इस पर बहस हो, वो नहीं होने दी गई। तो हो सकता है इन सारे कारणों को और ये सारे कारणों को देखकर वो लोकसभा स्पीकर के पद की जो डिमांड है उसको रख रहे हों। तो अब देखना पड़ेगा क्या जो ये एनडीए गठबंधन अब 3.0 जिसकी चर्चा हो रही है वो लोकसभा का स्पीकर का पद देते हैं या नहीं देते, और देते हैं तो वो किस तरीके से, क्या उस नैतिकता को उठा पाएगा जो उससे पहले आने वाले स्पीकर करते रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये बातें कैसी लगी, अपने कमेंट और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।